नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, भारत ने श्रीलंका को, जो हमारा जनूबी नेबर है, पड़ोसी है, और जिसके बारे में आपको ये मेरे ख्याल में मालूम होगा, चंद महीने के तकरीबन 6-8 महीने हो गए इसको, वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है और वहाँ की माशी हालत बहुत संकीन हो चुकी है। बावजूद इसके कि वो उसके पास टूरिज़्म से अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन ये जो कोरोना आ गई 2020 में, और वो 2 साल तक तो तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा, हवाई जहाज़ बंद रहे, उसकी वजह से होटल बंद रहे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सयाहती टूरिज़्म को हुआ, और इसकी वजह से फिर श्रीलंका की हालत भी पतली हो गई, जिसकी वजह से उसने फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया। अभी हिंदुस्तान सरकार ने उसकी मदद करने के लिए उसको एक तोहफ़ा दिया है। 75 बसें दी हैं हिंदुस्तान ने श्रीलंका को। वैसे वो गाहे बगाहे हिंदुस्तान श्रीलंका की मदद करता रहता है। इससे पहले मेरे ख्याल में 1.85 बिलियन डॉलर उसका एक सॉफ्ट लोन दिया था 10 साल के लिए, और ये हकीकत में हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट। उसके तहत वो पड़ोसियों की मदद करता है। आपको शायद याद हो, हिंदुस्तान ने जब तालिबान नए पावर में आए थे, यानी 15 अगस्त 2021, उसके बाद वहाँ पर गंदम की बहुत कमी हो गई थी, आटा नहीं मिल रहा था, तो हिंदुस्तान ने 50,000 टन गंदम जो है फ्री में तोहफ़ा करके अफ़गानिस्तान को दी थी। तो इसी तरह ये श्रीलंका की भी मदद करता रहा है। गाए बगाए ये 1.85 बिलियन डॉलर दिया, तेल दिया है 1.5 बिलियन डॉलर का, जो है तेल मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में रिफाइनरीज़ हैं और वहाँ पर तेल की खासी कमी वाक़ई हो गई थी। फॉरेन एक्सचेंज में लेना पड़ता है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, और इसके अलावा 1 बिलियन डॉलर की जुलाई 22 में जो है वो कहते हैं उसको एक्सटेंडेड फैसिलिटी मुहैया कर दी गई श्रीलंका को। तो खैर, इस तरह हिंदुस्तान जो है अपने पड़ोसियों की और ख़ास तौर पर श्रीलंका की जो है मदद करता रहता है। अब आप इसका मुआवजा कीजिए कि चीन अपने पड़ोसियों से कैसे चलता है। चीन ने अपना जो उसका BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, या वन बेल्ट वन रोड, OBOR, उसके तहत उसने पूरी दुनिया में मंसूबे शुरू कर रखे हैं, लेकिन वो उसका काम ऐसा है जैसे पठान का कर्जा हो। वो हर चीज़ कर्जे पे देता है, और उसके ऊपर उसका जो सूद है ना, वो दाम भी बहुत बड़ा होता है, कम से कम 6.5-7% तो सूद रहता है। तो चीन ने श्रीलंका को कहा कि हम आपको एक बंदर बना के देते हैं, सी पोर्ट। वो जुनूब में है, श्रीलंका के जुनूब में हम्बनतोता है बंदर, वहाँ पे वो 1 बिलियन डॉलर लग गया उसमें। फिर जब ही शुरू हो गया तो वहाँ पर इत्तेफाक भी ऐसा हुआ, कोरोना थी, तो ग्राहक नहीं मिल रहे थे, कोई पानी के जहाज़ आ ही नहीं रहे थे। अभी लंगर अंदाज नहीं होंगे तो उनको कमाई कहाँ से होगी बंदर को। तो फिर चीन ने तो पैसा मांगना शुरू कर दिया, मुझे असल भी चाहिए, सूद भी चाहिए। तो फिर थक हार कर श्रीलंका ने चीन को 99 ईयर्स की लीज़ पर
हम्बन तोता बंदर दे दिया। चीन का जो कर्जा है ना वो ऐसा है पठान वाला कि आदमी मतलब जो कर्जदार हो मर जाएगा लेकिन कर्जा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन शुक्र है हिंदुस्तान जो है सबका भला चाहता है और इस तरह वो श्रीलंका की गाहे बगाहे मदद करता रहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गंदम और आटा इसकी बहुत शदीद किल्लत हो गई है। हालत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडाइज्ड रेट पर जहाँ पर आटा मिलता है वहाँ पर लोग सुबह से लाइन लगाते हैं, शाम तक नंबर नहीं आता और कभी कभी तो झगड़े हो जाते हैं। कल तो एक जगह इतनी रश बढ़ गई कि एक आदमी उस रश में मर गया आटे लेने की लालच में। और ओपन मार्केट में तो 130-140 रुपए तक आटा जा रहा है। अभी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनमें बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। और एक वो खुदगर्जी भी आन पड़ी है, हर सूबा जो है चाहता है। अभी सिंध और पंजाब जो है ना वो हमेशा वाफर रहता है उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है। तो उन्होंने क्या किया है कि इंटर प्रोविंशियल जो है ना वीट की मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है। यानी कोई भी आदमी सिंध से या पंजाब से कहीं भी सरहद मतलब खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहे या बलूचिस्तान जाना चाहे वो गंदम नहीं ले जा सकता। तो इसकी वजह से भी बलूचिस्तान भाई ज़ाहिर है बलूचिस्तान तो एरिड एरिया है, बंजर है, तो वहाँ पर तो इतनी पैदावार होती नहीं अनाज की, तो उसको दूसरे सूबों से जो आती है तो उससे उसका काम चलता है। तो अभी उसके पास बहुत कमी हो गई है और लोग चिल्ला रहे हैं। तो अभी नहीं, वो बलूचिस्तान की हुकूमत ने बताया मरकज़ी हुकूमत को कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि वो पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान को 6 लाख बोरियां आटे की फराहम करेगा, लेकिन अब तक एक मुट्ठी भर भी आटा बलूचिस्तान नहीं पहुंचा। ये अलग बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के जो फ्लोर मिल्स हैं उनको जो सरकार की तरफ से वीट मिलती है सब्सिडाइज रेट में, गंदम मिलती है, तो फिर वो सब्सिडाइज रेट पे आटा भी बेच सकते हैं। तो उसका जो कोटा है ना वो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने वीट मिलर्स के लिए, फ्लोर मिलर्स के लिए डबल कर दिया है। नाजरीन, नान बनाने के लिए फ़ाइन आटा लगता है और वो ज़्यादा महंगा होता है। और ये सुनने में आया है कि उसका भाव जो है ना बाज़ार में वो 50 किलो का पहले 8,000 में मिलता था, यानी 160 रुपये का किलो हुआ, और फिर वो 10,000 रुपया हो गया 50 किलो वाला, और अभी तो 13,500 रुपये में वो 50 किलो का बोरी मिलता है। यानी इस लिहाज से 270 रुपये में 1 किलो फ़ाइन आटा। इसकी वजह से नान की कीमत जो है खुले मार्केट में तंदूर वालों के पास जो है ना वो 30 से लेके 40 रुपये में एक नान मिल रहा है, और रोटी का भाव 25 रुपया चल रहा है तंदूर वालों के पास। नून लीग वालों, अब ज़ाहिर है ऐसे मामले होते हैं तो फिर सियासत भी होती है। नून लीग वालों ने तो अपनी मतलब जो उनकी इनएफिशिएंसी है उसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये इमरान खान का कसूर है, क्योंकि इमरान खान ने जब वो 9 अप्रैल तक 22 तक तो वो थे ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, तो अपने वक्त में उन्होंने 40,000 टन जो है गंदम गिफ्ट की थी, तोहफे में अफ़गानिस्तान को दे दी थी। इसकी वजह से हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो कम हो गए और इसीलिए हमें तकलीफ़ हो रही। लेकिन खाली वो 40,000 टन का सवाल नहीं है, एक तो फ्लड आ गई,
कि जो सैलाब आ गया उसकी वजह से भी, और यूक्रेन की जो जंग हो गई तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है, ये यूक्रेन और रूस ही दो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को गंदम फराहम करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया, और उसका भाव भी जो 170 में टन मिलता था, वो इन्होंने 370 में फ़ी टन लिया यूक्रेन से, और अब तो सुनने में आ रहा है कि $500 फ़ी टन उसका भाव हो गया है। तो इसकी वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं वो गंदम छुपा के रखते हैं, और जिसकी वजह से ओपन मार्केट में उसका भाव ब्लैक में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमने आपको बताया कि फ़ाइन आटे का भाव 13,500 रुपये में 50 किलो हो गया है। नाज़रीन, आज 9 जनवरी है, और आज के लिए पंजाब असेंबली के स्पीकर ने असेंबली का इजलास बुलाया है। आज हो रहा होगा, हम जब अभी भर रहे हैं उधर इजलास शुरू हो गया होगा। आज वैसे तो उन्होंने ये इजलास इसलिए बुलाया था कि गवर्नर बलीगुर रहमान ने जो चौधरी परवेज़ इलाही से डिमांड की थी कि आप हमें एतमाद का वोट लेकर बताएं, क्योंकि बकौल उनके चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत जो है वो अक़लियत में आ गई है, यानी माइनॉरिटी में चली गई है, तो आप मुझे ट्रस्ट वोट लेके बताएं। पहले तो सिप्तेन ने जो स्पीकर थे उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इजलास नहीं बुलाया था। तो फिर जनाब बलीगुर रहमान ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसके तहत उन्होंने कह दिया कि क्योंकि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही वो ट्रस्ट वोट नहीं ले सका है, इसीलिए मैं उसको एज अ चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई करता हूँ, यानी उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटा देता हूँ। तो फिर वो चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील में गए थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी जनाब बलीगुर रहमान के जो ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दे दिया था, और फिर ये फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम 9 तारीख को इजलास बुलाएंगे और ट्रस्ट वोट लेके रहेंगे। लेकिन अभी लग ऐसे रहा है कि दे आर हैविंग सेकंड थाट्स, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि जनाब इमरान खान ने भी अभी अपना ख्याल बदल दिया है, और वो भी कहते हैं कि हम ये ट्रस्ट वोट नहीं लेंगे। और चौधरी शुजात हुसैन जो मतलब परवेज़ इलाही के कज़िन्स हैं, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि इसको जमीयत उलमा इस्लाम के एक वफ़द के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट वोट लेने की, और हम नहीं लेंगे। और यही बात कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने भी यही बात की थी कि हम ट्रस्ट वोट नहीं लेंगे। लेकिन अभी ये तो परसों पता चलेगा जब 11 तारीख को पेशी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, कि लाहौर हाई कोर्ट उसके बारे में क्या फ़ैसला करती है। वो स्टे को आगे के लिए एक्सटेंड करती है, या स्टे अगर वापस ले लेगी तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला चली जाएगी। तो ये तो फिर 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो पंजाब की जो सियासत है एकदम फ्लक्स में है, यानी कुछ पता नहीं चल रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।